Hello everyone, I hope that you are all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to Iqra IAS Current Affairs चैनल. चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. आज के हमारे दो टॉपिक्स हैं. वन इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट टाइम हम जब यूएस के रिलेशंस पढ़ रहे थे विद रिगार्ड टू द वर्ल्ड इश्यूज जस्ट लाइक जापान का, फिर यूएस रशिया, यूएस चाइना, फिर साउथ चाइना सी. सो इसके ऊपर 3 क्वेश्चंस आए थे 2021 मेंस में. सो बेसिकली हिंदू एडिटोरियल में जब भी इंटरनेशनल रिलेशंस डिस्कस किया जाता है ना, तो आप वही पढ़िए, आपका एग्जाम में काम बन जाएगा. बिकॉज पिछले 4-5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, कभी भी इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं हिंदू न्यूज़पेपर में, वहां से डायरेक्टली पिक किया गया क्वेश्चन देखा गया है और वो कंसिस्टेंट भी है. यूपीएससी वहीं से ही पूछती है. सो आज का भी बहुत अच्छा आर्टिकल है. आर्टिकल बहुत कॉन्सेप्चुअल है. इन दैट ये आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि देखिए इंडिया के बहुत सारे मेंबर्स, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, पॉलिटिकल ग्रुप्स के हैं, इकोनॉमिक ब्लॉक्स के हैं, राइट. इंडिया इज ए मेंबर ऑफ इकोनॉमिक ब्लॉक्स ऑल्सो. तो देखिए यहाँ पे अपन वी आर द मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं, आईएमएफ के मेंबर है, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर है. तो ग्लोबल जो भी है ऑर्गेनाइजेशन उसके मेंबर है. अलॉन्ग विथ हम मल्टीलेटरल मीन्स लाइक माइंडेड जो भी कंट्रीज है, लाइक सार्क के हम मेंबर हैं, ओके, और ब्रिक्स भी है और इप्सा भी है. इस तरीके के हम मेंबर्स भी है, राइट और रॉन्ग, इस तरीके के हम मेंबर्स भी है, ठीक है. तो और एक भी बात क्या है, अनदर वे ऑफ व्हाट इंटरनेशनल रिलेशंस यहाँ पे क्या है, इंडिया यूएस है, इंडिया चाइना है, राइट और रॉन्ग, और इंडिया जापान है. तो ये क्या हो गया, बायलैटरल रिलेशंस हो गए. सो हम एक बड़े ग्रुपिंग के भी मेंबर है और अपने रीजनल ग्रुपिंग के भी मेंबर है और बायलैटरल है. ये आर्टिकल में ये कहा गया है कि इंडिया के लिए जो बड़े बड़े ये सार्क, ब्रिक्स, इप्सा, इस तरीके के जो मल्टीलेटरल जो भी ग्रुपिंग्स हैं, ये उतना ज्यादा इंडिया को फायदा नहीं दे रहे हैं. यहाँ पे ज्यादा उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है. अपन उतना ग्रो नहीं कर रहे हैं इस तरह के ग्रुपिंग में. हमें बेसिकली जो बायलैटरल जो ग्रुपिंग्स हम कर रहे हैं, बायलैटरल जो अग्रीमेंट्स जो हम कर रहे हैं, इंडिया यूएस, इंडिया यूएई, इंडिया ईरान, जिस तरीके की बायलैटरल हम जो भी कर रहे हैं ना, वहां पे इंडिया को बहुत फायदा दिखाई दे रहा है. सो ये पूरे आर्टिकल में ये बताया गया है कि ब्रिक्स में जब चाइना है, रशिया है, 2 इंपॉर्टेंट सुपर पावर है, 3 ऐसे हैं जो कि सुपर पावर नहीं है, 2 ऐसे हैं वो डेवलप है, 3 डेवलपिंग नहीं है, ठीक है. इन लोगों का स्टेटस वर्ल्ड में ऊपर करने के लिए रशिया और चाइना कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि ये एक ग्रुप में रहने के बाद में ये 3 कंट्रीज, जैसे कि ब्रिक्स में देखिए आप, रशिया है, ब्राजील है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, और कौन है, रशिया है, चाइना. ये रशिया और चाइना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं. ये लोग अपना भी स्टेटस एलिवेट कर सकते ना, क्योंकि हम इतने सालों के साथ इनके साथ हैं. तो इनसे हमें मिल रहा क्या, नहीं, ये हमारे साथ रहते हुए भी दे आर नॉट गिविंग व्हाट अस सपोर्ट. ये हमें सपोर्ट ही नहीं दे रहे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए. फिर ऐसे ग्रुपिंग से जो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, क्यों करें हम इस तरह के मल्टीलेटरलिज्म. हम बायलैटरली कर लेते, राइट. इसके ऊपर पूरा आर्टिकल इसके ऊपर बेस है. यहाँ पे मल्टीलेटरलिज्म के फ्लॉ बताए गए हैं ये आर्टिकल में, और बायलैटरलिज्म कितना अच्छा है ये भी बताया गया है. अब इंडिया क्या करना चाहिए, उसका कंक्लूजन क्या है. और एक भी इकोनॉमी रिलेटेड अपने पास एक इश्यू है एडिटोरियल में आज के, दैट इज माल न्यूट्रिशन. उसके बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे, ठीक है, राइट. आज आप ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं, आपका कभी भी ये क्वेश्चन आया मल्टीलेटरलिज्म या बायलैटरलिज्म का क्वेश्चन आया, तो आप स्टार्ट ऐसा करेंगे, इंडिया is a part of various organizations and attends summits over summits like Quad summit. फिर उसके बाद में ब्रिक्स जाएंगे टुमारो, उसके बाद में जाएंगे G7 समिट. इस तरीके से समिट पे समिट इंडिया अटेंड करता ही है, ओके. ये एक स्टेटमेंट्स के लिए ड्रीम कम ट्रू है. ये एक प्राइम मिनिस्टर, कोई भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के लिए ड्रीम कम ट्रू है, क्योंकि वो अलग अलग ग्रुपिंग्स में जा रहे हैं और वहां पे उनके आइडियाज, वो वर्ल्ड लीडर के आइडियाज देखने को मिल रहे हैं. उनकी सोच को अपन इंटरप्रेट कर सकते हैं, किस तरीके से वो लोग भी सोचते हैं. कल्चरल, इंटेलेक्चुअल, ये जो भी एक्सचेंज हो रहा है, ये एक प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए बहुत बड़ी बात है कि उनको इतना ग्राउंड मिल रहा है कि बहुत सारे लोगों से मिले और बर्निंग इश्यूज पे डिस्कस करें और रिकैलिब्रेटिंग कि किस तरीके से इसको सॉल्व करें. ओके, दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट डिप्लोमेसी, ठीक है. आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं अपना आंसर, ओके. अभी देखिए द वेरियस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नथिंग बट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट एक गवर्नमेंट, दूसरी गवर्नमेंट, तीसरी गवर्नमेंट, 4-5 गवर्नमेंट मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन जब बनाते हैं
तो इंटर गवर्नमेंटल हम बोलते हैं. ओके, सो द वेरियस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्रुपिंग्स विच वर अंडरगोइंग फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं उसमें. ओके, इंटर गवर्नमेंटल ग्रुपिंग्स में क्या हो रहे हैं, फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं. मे नॉट बी अ फर्टाइल प्लेस फॉर बिल्डिंग पीस. तो आर्टिकल में यह कहा गया है ब्रिक्स, सार्क, इस तरीके से जो रीजनल ग्रुपिंग्स है, इस तरीके से जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन आजकल ऐसे जगह नहीं बने हैं जहां पे हम पीस की बात करें, जहां पे हम पीस की बात करें. दैट इज व्हाट इट सेइंग. इट्स नॉट अ फर्टाइल प्लेस टू डिस्कस टू बिल्ड व्हाट पीस अमंग द नेशंस. द टाइम इज नॉट अपॉर्चुन. ये टाइम भी ऐसा नहीं है कि वहां पे कलेक्टिव बार्गेनिंग भी नहीं करते हैं. कलेक्टिव बार्गेनिंग व्हेन कंट्रीज आर होल्डिंग देयर कार्ड्स क्लोज टू चेस्ट. ग्रुप में रहते हुए भी ब्रिक्स डब्ल्यूटीओ से बार्गेन नहीं कर रहा है, सार्क यूएनएससी से बार्गेन नहीं कर रहा है. तो ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं कर रहे हैं, हमें ये पूरे को इतना दीजिए, ये इनका स्टेटस होना चाहिए. सो कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात ही नहीं हो रही है. ये एक ऐसे ग्रुप्स बना के बैठे हम जिसमें अपने ग्रुप में रहते हुए भी हर कंट्री अपना ही देख ले रही, अपना सेल्फ इंटरेस्ट ही देख ले रही. फिर इस तरीके के ग्रुप का मतलब ही क्या है, जो हम कलेक्टिवली कुछ बार्गेन नहीं करें वर्ल्ड नेशन से. ठीक है, जॉइंट स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, डाइवर्स स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं विदाउट एनी पॉलिटिकल ग्लू. कोई पॉलिटिकली स्टेप नहीं लेते हैं, कुछ लॉ नहीं बनाते हैं, कुछ नहीं करते हैं. मोदी जी आएंगे, फिर उसके बाद में जिनपिंग आएंगे, फिर उसके बाद पुतिन आएंगे, फिर इस तरीके से ब्राजील के, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट्स आएंगे, पूरे मिलके ब्रिक्स ऐसी है वैसी है बोलेंगे, अच्छे अच्छे बात करेंगे, चले जाएंगे, बस इतना ही है. सो दैट इज व्हाट इज. बायलैटरल एंगेजमेंट्स मे बी मच मोर प्रोडक्टिव एट दिस पॉइंट इन द हिस्ट्री में. अभी पहले एक जमाने में बायलैटरल बहुत, मल्टीलेटरलिज्म बहुत अच्छा काम करता था, लाइक ब्रिक्स, सार्क, इस तरीके से एशियन बहुत अच्छा काम करते थे. अभी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं. तो एडिटोरियल में यही बोला गया है कि मल्टीलेटरलिज्म से अवे होके अपने को जाना चाहिए बायलैटरलिज्म. मींस 1 to 1 कंट्री से इन एग्रीमेंट कर लो और अच्छे से ट्रेडिंग रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस बना लो और आगे बढ़ो. ये पूरे ग्रुपिंग में रह के भी अपने को कुछ फायदा नहीं हो रहा है. फायदा इसलिए नहीं हो रहा है, वो भी हम पढ़ लेंगे. ओके, ब्रिक का थोड़ा बहुत मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा. आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं आपका इंट्रोडक्शन इन योर एग्जामिनेशन. ब्रिक, द टर्म ब्रिक वाज कॉइन्ड बाय गोल्डमैन सैक, ओके, इकोनॉमिस्ट जिम ओनेल, इस तरीके से आप लिख सकते हैं. ओके, विच इंक्लूड्स ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना. एंड अकॉर्डिंग टू हिम दिस पर्टिकुलर कंट्रीज विल डोमिनेट द ग्लोबल ग्रोथ बाय 2050. ब्रिक जब फॉर्म हुई थी, इट वाज एक्चुअली इकोनॉमिक ब्लॉक. इकोनॉमिक ब्लॉक इज नथिंग बट, ओके, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, ट्रेडिंग रिलेटेड, इस तरीके के ही यहाँ पे डिस्कशंस होते थे. ओके, और पॉलिसी डिस्कशंस होते थे, टैक्सेशन के डिस्कशंस होते थे, इस तरीके के डिस्कशन होते थे. बेसिकली इट वाज नॉट ए पॉलिटिकल ग्रुपिंग, इट वाज ए इकोनॉमिक ग्रुपिंग हुई थी. ओके, फाइन. अभी जब ब्रिक्स का जब ये कॉइन किया गया था, गोल्डमैन सैक के जो भी इकोनॉमिस्ट से उन्होंने कॉइन किया गया था, तब ये जो इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ऐसे कंट्रीज में उत्साह जाग गया. अरे भाई, उन्होंने इतने बड़े इकोनॉमिस्ट है तो उन्होंने बोले कि हम पूरे एकजुट होना, क्योंकि वी आर गोइंग टू बी ग्लोबल पावर. सो दिस हैज अपील ऑल द कंट्रीज को ये अपीलिंग दिखा. तो ये पूरे जो ब्रिक्स के जो भी कंट्रीज है वो फिर से मिले, और ये इकोनॉमिस्ट के जो भी भविष्यवाणी थी कि ये बड़े ग्लोबल ग्रोथ जेंट्स बनेंगे बाय 2050, तो इनकी भविष्यवाणी को वो अपीलिंग दिखी और ये पूरे एकजुट होकर साउथ अफ्रीका ज्वाइन एट द लेटर. और ये लोग अपने आप को ऐसा समझे कि चलो भाई, हमारा एक ट्रेडिंग इकोनॉमिक ब्लॉक है, ये डब्ल्यूटीओ के अगेंस्ट रहेगा, नॉट एग्जैक्टली अगेंस्ट, ये अल्टरनेटिव टू क्या रहेगा, डब्ल्यूटीओ रहेगा. अगर डब्ल्यूटीओ कुछ निकालती हैं, ओके, एक नया प्रोविजन लेके आती हैं, ये पूरे मिलके एकदम से उसको नेगोशिएट करेंगे, नहीं वैसा नहीं रहना, हमें ऐसा चाहिए वैसा चाहिए. सो एक अल्टरनेटिव ट्रेडिंग मैकेनिज्म बनाए थे ये ब्रिक्स का. तो बेसिकली ब्रिक्स का जो भी नेचर था वो एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग के ऊपर था. पॉलिटिकल ग्रुपिंग तो थी ही नहीं कि कहां पे कब्जा करना है, कहां पे सपोर्ट करना है, यूएनएससी में किसको सपोर्ट देना है, ये सब था ही नहीं. बस इकोनॉमिक रिलेशंस और ट्रेडिंग रिलेशंस डेवलप करने की ग्रुपिंग थी और डोमिनेट करने वाले थे वर्ल्ड पे. अगर अल्टरनेटिव टू डब्ल्यूटीओ बनाने का इनका जो भी मंसूबा था वो था. बट अभी के जो सिचुएशंस है ब्रिक्स में, बहुत चेंजेस आ जा रहे हैं. ओके, ये जो मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स है, जो भी रीजनल ग्रुपिंग्स में, ये बराबर काम नहीं कर रहे हैं. इनका एजेंडा ही छोड़ के चले गए. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ओके, टू यहाँ पे अपनी जो ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग में ही कॉन्ट्रडिक्शन है. यहाँ पे 2 परमानेंट मेंबर्स है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, चाइना एंड रशिया,
और 3 एस्पिरेंट्स है, 3 एस्पिरेंट्स, ब्राजील, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। ये एस्पिरेंट्स है कि उनको चाहिए परमानेंट मेंबरशिप, ठीक है। तो ये ग्रुपिंग कैसा है मालूम, 2 कार्निवर्स है, 3 हर्बीवर्स है, बट मेन्यू में कुछ चेंज नहीं है। मेन्यू में कुछ चेंज नहीं है का मतलब क्या, रशिया और चाइना नॉनवेज जो खा रहे, जो पावरफुल बन गए, मजल बन गए, तो फिर वो नॉनवेज इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका को नहीं दे रहे हैं। ओके, तो हमेशा इनका मेन्यू अलग ही रह रहा, उनका मेन्यू अलग ही रह रहा, तो एक दूसरे को ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी सपोर्ट नहीं कर रहे। जब इंडिया को चाहिए मेंबरशिप, तो चाइना बोलता है नहीं देंगे क्योंकि पाकिस्तान उसका भाई है बोलता, फिर रशिया बोलता नहीं नहीं भाई चाइना मेरा ब्रदर है और रशिया इंडिया मेरा फ्रेंड है, तो मैं ना चाइना को मैं ब्लॉक नहीं कर सकता हूं, ना इंडिया को मैं ब्लॉक नहीं कर, तो मैं तो दूर रहूंगा। 1962 से लेके चाइना जब भी एग्रेशन करता है, इंडिया के बॉर्डर में घुसते रहता है, रशिया ने अपने को कभी सपोर्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है भाई, वो भी तो उसका भाई है, ये भी तो हमारा भाई है। इस तरीके के यहां पे देखिए प्रॉपरली एक अच्छा वर्ड यूज किया गया है, दैट वर्ड इज कॉल्ड एज व्हाट, सी आई विल शो यू दैट वर्ड, ब्रदर एंड फ्रेंड सिंड्रोम। क्या है ये, ब्रदर एंड फ्रेंड सिंड्रोम। तो रशिया, चाइना ये पूरे क्या कर रहे हैं, ब्रदर और फ्रेंड सिंड्रोम कर रहे हैं। जस्ट लाइक रशिया जब यूक्रेन पे वार करता है तो चाइना खामोश बैठ के देखता है, कुछ भी नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा, कि रशिया मेरा दोस्त है। जब चाइना इंडिया के अंदर घुसता है, जब रशिया कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि रशिया बोलेगा कि चाइना मेरा दोस्त है, इंडिया मेरा फ्रेंड है, तो मैं क्या करूं, राइट और रॉन्ग। तो एक दूसरे को ये ब्रदर और फ्रेंड सिंड्रोम के वजह से क्या हो रहा है, जो डेवलपिंग कंट्री, जो छोटे मोटे कंट्रीज है, ओके, उनसे छोटे लाइक इंडिया एंड ऑल कंट्रीज है, इनको ज्यादा प्रॉब्लम होने पे आ रही है। जस्ट लाइक व्हाट हैज हैपेंड इन श्रीलंका। श्रीलंका में जो तबाही मच गई वो चाइना की वजह से ही मची सो है, ठीक है। चाइना पोजीशन, चाइना हमेशा ये बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ये जो यूएनएससी की मेंबरशिप बढ़ाने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ एक्सपेंशन ऑफ व्हाट, परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। रशिया सपोर्ट करता था पहले इंडिया के लिए, बट कभी भी चाइना ब्लॉक करता था तो रशिया का भी जो भी इंटेंशन था वो भी डाइल्यूट हो जाता था। क्योंकि जब रशिया ब्लॉक करा तो चाइना कैसा उसको पुश करेगा, तो चाइना बोलेगा, रशिया बोलेगा ना, चाइना अरे मेरा भाई है, तो फिर वो भाई ब्लॉक करा तो मैं क्यों सपोर्ट दूं इंडिया को। सो इस तरीके से किसी तरीके से अपने ही ग्रुप में अपने ही मेंबर्स अपने को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फाइन, ओके। सो द ब्लडशेड व्हाट हैपेंड इन गलवान वैली, ओके, एंड चाइना वहां पे कुछ नहीं बोला, नहीं सॉरी, रशिया वहां पे कुछ नहीं बोला। चाइना जब अंदर घुस रहा था गलवान वैली पे, वहां पे हाथापाई हो गई थी अपनी आर्मी से, तो वहां पे रशिया का कुछ वर्ड नहीं आया। और उससे ऊपर से क्या होगा, ब्रिक्स में तो साथ मिल रहे हैं, जब गालवान वैली में इतना सब हो रहा है, उनके चाइना के ट्रूप्स अपनी आर्मी दोनों लड़ रहे हैं, दोनों वहां पे एग्रेसिव वे में है कि तेरा मेरा बोल के, ये जमीन इतनी, ये जमीन इतनी बोल के, वहां पे जब वो लड़ रहे हैं तो चाइना ने तो टॉक्स भी करना बंद कर दिया था। नो, हम टॉक्स नहीं करना चाह रहे आपसे, लाइक दैट उनका स्टेटमेंट वैसा था। एक देखिए, आप ग्रुप में आ रहे हैं, आप ब्रिक्स में आ रहे हैं, आके वहां पे अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, टेम्परमेंट की बात करते हैं, कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, नॉन टेररिज्म की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, ओके, हर तरीके के आप अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज कर लेते हैं जब ब्रिक्स की मीटिंग में आते हैं। जब ब्रिक्स की मीटिंग होती है, आप अंदर घुसते हैं हमारे बॉर्डर के और वहां पे ब्लडशेड करते हैं, और जब चलो भाई बैठ के बात करेंगे बोल के भी बात नहीं करते हैं। तो फायदा क्या है ऐसी ग्रुपिंग्स का, जब एक दूसरे को रेस्पेक्ट ही नहीं करते यहाँ पे, राइट राइट। पाकिस्तान हमेशा क्या करती है, बायलैटरल इश्यूज हर प्लेटफॉर्म पे, हर पॉइंट इनका तो एजेंडा रहता है कि हर प्लेटफॉर्म पे जाओ, कश्मीर, इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में बोलो। जैसे कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, पाकिस्तान में उनके बच्चे, उनके स्टूडेंट्स, वो लोग इस तरीके से पढ़ते हैं कि इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, तो वो लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो दोनों का नेचर सेम ही है, वो ले लेके कश्मीर, जो जो भी हम करते हैं वो रिवर्स वो करते ही रहते हैं। बट पाकिस्तान की देखो एक अच्छी बात है, ओके, ये आप अच्छी बात समझ के रख लो, इसलिए रख लो कि कहीं पे भी जाएंगे वो ये मुद्दा उठा के रहेंगे। उनकी आदत है कि कश्मीर 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 करते रहेंगे, कौन सा भी प्लेटफॉर्म रहे वो छोड़ेंगे नहीं अपॉर्चुनिटी। बट इंडिया क्या करता है, इंडिया गालवान वैली का इशू कहीं पे नहीं लेके जाता है, इंडिया एलएसी के पास जो प्रॉब्लम होता है कहीं पे नहीं लेके जाता है, वो इंडिया वहीं पे रखता है, ओके, इंडिया वहीं पे रखता है। दिस इज वन ऑफ दी, अब इंडिया क्यों रखता है, क्यों ऐसा सहम जाता है कि ये जो टॉपिक को इंटरनेशनलाइज क्यों नहीं करना चाहता है, अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बेसिकली इसलिए कि क्यों और ज्यादा टेंशन बढ़ाएं, इसलिए, ओके। बोथ चाइना एंड रशिया डू नॉट फेवर इवन द चेंज ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ रीजन फ्रॉम एशिया पैसिफिक टू इंडो पैसिफिक। और एक देखो इनकी हिपोक्रेसी देखो, हिपोक्रेसी देखो, जब इंडिया ने इंडो पैसिफिक बोल के कहा था, ये जो भी रीजन है, जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेके, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेके पूरा वेस्ट कोस्ट ऑफ व्हाट, वेस्ट कोस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन,
वेस्ट को इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, ये पूरे रीजन को इंडिया ने कहा था कि आप इसको इंडो पैसिफिक बोलो, बट रशिया और चाइना ने कहा नहीं नहीं हम कभी नहीं बोलेंगे उसको, हम एशिया पैसिफिक ही बोलेंगे। देखिए यहां पे भी आप देखिए अपने को अपने ही ग्रुप मेंबर से अपने को यहां पे फटकार मिल रही है। हमेशा यही होते आ रहा है, ये लोग हमारे साथ ही मेंबर रहेंगे मगर हमें ही गाली देंगे, हमें ही अपने अगेंस्ट ही वोटिंग करते रहेंगे, ना यूएनएससी मेंबरशिप के लिए स्पॉन्सर करेंगे अपने को, ना ये गालवान वैली के लिए रशिया कुछ बोलेगा, ना ये क्या बोलते थे इंडो पैसिफिक को एशिया पैसिफिक इंडो पैसिफिक भी नहीं बोलेंगे। फाइन, क्यों? ये ब्रदर एंड फ्रेंड सिंड्रोम है। रशिया मेरा भाई है, ओके रशिया बोलेगा चाइना मेरा भाई है, इंडिया मेरा फ्रेंड है, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूंगा, इस तरीके से चल रहा है। चाइना कुछ भी करे रशिया बैठेगा खामोश, क्योंकि दोनों भी दोस्त है भाई, मैं कुछ नहीं बोलता, लड़ लो आप लोग, इस तरीके से चल रहा है। सो दैट्स वाई आपको समझ में आ गया होगा इतना डिस्कशन के बाद कि मल्टीलेटरलिज्म अभी नहीं चलने वाला है। सो बेटर है बाइलेटरलिज्म कर लो और हर चीज कर लो। देखिए अब देखो यहां पे अगर रशिया अग्री करता है वॉर एंड करने के लिए एंड नेगोशिएट करता है विथ यूक्रेन, अगर चाइना डिसएंगेज करता है फ्रॉम द एरियाज इट ऑक्युपाइड इन 2020, जो गालवान वैली में डोकला में जो चाइना वापस चले जाता है, जो भी एरियाज वो ऑक्युपाई कर लिए हैं, ओके इट इज ए गुड चेंज बिकॉज ब्रिक्स में रह रहे हैं तो एक दूसरे का नहीं छीनना ना। तो अगर इस तरीके से वापस ले लेते हैं तो कोई बात नहीं, बट रशिया अपनी वार कम नहीं कर रहा है और चाइना कंटिन्यू टू ऑक्युपाई व्हाट इंडियन टेरिटरी इन व्हाट लद्दाख, वो लद्दाख से इंडियन टेरिटरी लेते ही जा रहा है। Okay, there was a little credibility in many of their words. They used words like objectivity, action oriented, credible, democracy. ये सब जो words बोलते हैं ये पूरे क्या है मालूम, shallow है and hollow है, इसमें कुछ material नहीं है, ये कुछ credible words नहीं है, क्योंकि इनके बोल रहे कुछ और कर रहे कुछ और। ठीक है, द वे अभी क्या हुआ रिसेंटली ब्रिक्स की समिट हुई चाइना में, तो चाइना के जो प्रेसिडेंट है इन्होंने ब्रिक्स वालों को तो बुलाया, ऑब्वियसली वो तो आएंगे, 13 लाइक माइंडेड कंट्रीज को भी बुलाया, तो सब परेशान हो गए भाई इतने 13 कंट्रीज के प्रेसिडेंट की क्या जरूरत है, क्योंकि कौन सा भी ग्लोबल एजेंडा तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, कुछ एक ग्लोबल टैक्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, फिर इतने 13 कंट्रीज को क्यों मिला है? तो चाइना इज पुशिंग फॉर एक्सपेंशन, चाइना ब्रिक्स का एक्सपेंशन को पुश करने की कोशिश कर रही है। ओके, ब्रिक्स हैज नो क्रेडिबल ग्लोबल एजेंडा, तो था ही नहीं। ब्रिक्स का एक पहले से ही नेचर रीजनल नेचर था। ओके, 5 कंट्रीज अपने आप को डेवलप करेंगे, इस तरीके से नेचर था। अब जब चाइना ने यूनिलेटरली किसी से पूछे बिना 13 कंट्री के प्रेसिडेंट्स को बुला लिया, ओके आइए आप भी समिट में ज्वाइन हो, मगर ये तो ठीक है हम सुन लिए, चाइना जब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन जब कर रहा था जिसमें इंडिया मेंबर नहीं है, चाइना जब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन फोरम में जब वो मीटिंग कर रहा था, जब इंडिया उसमें नहीं है तो इंडिया को भी इनवाइट ही नहीं करे वो। ओके, इवन आफ्टर इंडिया मेट द क्राइटेरिया ऑफ व्हाट लिबरलाइज इकोनॉमी, तो चाइना की हिपोक्रेसी देखिए। तो ये एक अपना गुड बना रहे हैं, एक नाथ शिंदे साहब कैसा एक गुड बना रहे हैं, हल्लू से चाइना क्या कर रहा है ब्रिक्स में ही और एक्सपेंशन करेगा और वहां पर रूल करने की कोशिश कर रहा है, एक पॉलिटिकल ग्रुप में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रुप जाके वो पॉलिटिकल ग्रुप हो जाएगा। अब ये सब चीजें हो रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम क्यों जाके इंटरनेशनली इसको नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं करते हैं, ये डिस्कस क्यों नहीं करते? ब्रिक्स में भी डिस्कस नहीं करते, ब्रिक्स में भी इंडिया वाले स्टेट्समेंट नहीं देते हैं, आप इन सब लोगों को क्यों नहीं बनाए? बिकॉज द ओनली थिंग दैट वी डोंट वांट टू पुट द रीजन इन वेरी अनस्टेबल कंडीशन, इसलिए अपने को जाना पड़ता हो, क्योंकि श्रीलंका में जो हुआ उसमें तो इंडिया ही हेल्प करी, ना रशिया आया ना चाइना आया। तो हमारे नेबर्स अगर सही रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अगर हमारे नेबर्स में ज्यादातर डिस्टर्बेंसेस होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी जो इंडिया की स्टेबिलिटी वो भी बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब भी दिमाग खराब हो जाएगा। दैट इज द रीजन इंडिया को मजबूरन ब्रिक्स समिट में जाना पड़ता, इवन दो ये गलवान वैली में ढोकलाम वैली में चाइना अपने अंदर घुसते रहता तो हम बर्दाश्त करते हैं। ओके फाइन, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन अभी तक का जो भी 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, इंडिया को ना ब्रिक्स से फायदा हो रहा है ना G7 के समिट से फायदा हो रहा है। अच्छा तो ये हो गया कि मोदी जी रिसेंटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को गए थे। ओके, जो भी नुपुर शर्मा का जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बाद में जो जहां भी हाई कमिश्नर को सम्मान करे थे, ओके वो जाके मोदी जी जाके पूरा सॉल्व कर लिए, क्योंकि वो टोटली जो ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स जो नुपुर शर्मा की तरफ से आए थे, ओके बाय द फॉर्मर 2 स्पोक पर्सन जो रूलिंग पार्टी की तरफ से आए थे, तो वो ऑब्जेक्शन करे थे, मोदी जी वहां जाए पूरा सॉल्व कर लिए आ गए। उसके बाद में अच्छी डील होगी अपनी और यूएई की। देखो यहाँ पे चीजें बिगड़ी हुई तो अच्छे होने के चांसेस हैं, बट ब्रिक्स में क्या हो रहा है, चीजें बिगड़ी तो और ही बिगड़ते जा रही है और बोलने वाला कोई नहीं है।
चाइना अंदर घुसते रहेगा लद्दाख में, रशिया खाली बैठेगा, तो ऐसी क्या है, राइट। Multilateral negotiations will be increasingly difficult in the present chaotic global solution. Multilateral agreements कर ही नहीं कर सकते, ब्रिक्स सार्क ये सब सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है. It is better that India should go towards what? Bilateral. It is only by working bilaterally with potential allies that India can attain the status of a pole in the new world. एक न्यू पोल मीन्स दो पोल है तो हम और एक पोल बनाएंगे, ये पोल एक बड़ा इमर्ज हो सकता है. ओके, अच्छे फ्रेंड्स से अच्छे फॉलोअर्स को अपने साथ रखे, ये मल्टीलेटरलिज्म का जो कीड़ा है बाहर निकाल के बाइलेटरलिज्म में कॉन्सेंट्रेट करते हुए इंडिया आगे बढ़ के अपना खुद का एक गढ़ बना सकता है. ओके, सो आपको मल्टीलेटरलिज्म बाइलेटरलिज्म में अगर क्वेश्चन आया एग्जैक्टली जो भी हम लिखे वही लिखना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है. दो आपको ऐसा दिखेगा कि ये पूरा हैप्पैज़ार्ड है, हैप्पैज़ार्ड नहीं है, ये पूरा सीक्वेंस में है, सही है. ओके, इसलिए टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन यू एग्जैक्टली आपको ऐसे ही लिखना है. वर्ड्स तो आप कैसे कम करेंगे, जब आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें छोटी करने की आदत हो जाती. व्हेन यू प्रैक्टिस मीन्स ओके, आप लगातार लिखते रहिए, आपके नंबर ऑफ वर्ड्स भी कम होते रहेंगे, बिकॉज आपको एक सिस्टम समझ में आ जाएगा, आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना मालूम हो जाएगा. सो बेसिकली कॉन्सेंट्रेट करिए अपने राइटिंग पे. अब माल न्यूट्रिशन का एक आया था, ज़्यादा कुछ नहीं है. देखिए ये पूरे आर्टिकल में अगर आप यहाँ पे देखते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 हुआ था बीच में. देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 2015 में हुआ था, 5 में हुआ था, 19 में. तो 5 साल के पीरियड में क्या क्या हुआ. 5 साल के पीरियड में इंक्रीज इन एंटीनेटल सर्विस अटेंडेंस. एंटीनेटल मीन्स बेबी पैदा होने से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान, कंसीव करने के बाद से एंटीनेटल चेकअप ज़्यादा हो गए. मीन्स जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है वो डिलीवरी से पहले डॉक्टर्स के पास पहले कम जाते थे. कम जाने की वजह से बच्चे में क्या कॉम्प्लिकेशंस है, उनके में क्या कॉम्प्लिकेशन वो मालूम नहीं होता था. उससे बच्चे को तो भी मर जाते थे, MMR तो भी हो जाता था, बच्चा तो भी मर जाता था, मदर तो भी मर जाते थे. तो अभी क्या हो गया, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से ये मालूम हुआ कि एंटीनेटल बिफोर डिलीवरी चेकअप ज़्यादा हुए हैं, अच्छी बात है. वुमेन हैविंग देयर ओन बैंक अकाउंट 63% बढ़ गया है. वुमेन ओइंग मोबाइल फोन्स दे देमसेल्फ 54% बढ़ गया है. 45% था 55% हो गया है. वुमेन मैरिड बिफोर 18 ईयर्स कम हुआ है. 26% वुमेन मैरिड करते थे बिफोर 18 ईयर्स, अभी वो 23% हो गया. मीन्स 100 में से पहले 28 करते थे शादी 18 साल के बिलो, अभी 23 कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है. वुमेन विद 10 ईयर्स और मोर स्कूलिंग भी हो गए, वो भी अच्छी बात है. ओके, 35% से 41% हो गया है. एक्सेस टू क्लीन फ्यूल, जो भी उज्ज्वला स्कीम में भी बहुत सारे अभी वुमेन, पहले 43% वुमेन यूज एलपीजी यूज करते थे, अभी वो 43 2015 में करते थे. अभी 2019 में अगर डेटा देखें तो 70% वुमेन अभी अच्छा गैस यूज करते हैं, बिना धुआं का गैस यूज करते हैं. तो ये बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं. ठीक है, ये एक फाइंडिंग है. यहाँ पे आपको बहुत हेल्थ का परफॉर्मेंस कैसा था अगर क्वेश्चन आता है तो ये आप लिखें तो आपका आंसर बल्ले बल्ले हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा. तो किस तरीके से हेल्थ इंडिकेटर्स चेंज होते हैं, ये बहुत अच्छा डेटा है, आप ये रख सकते हैं. ओके, और एक भी बात क्या है, देखिए यहाँ पे इंडिया में ये बोला गया है, इतना सारा करने के बाद में आयुष्मान भारत है अपने पास, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, ओके, मिड डे मील स्कीम चल रही है, उसके बाद में पोषण अभियान चल रहा है, PDS भी अपने पास चल रहा है, बहुत सारे स्कीम्स, ICDS भी अपने पास चल रहा है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट की बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं टू टेक केयर ऑफ व्हाट, मदर की प्रेगनेंसी के पीरियड, प्रेगनेंसी के बाद, ओके, और एडोलेसेंट एज में सबला स्कीम, बहुत सारे स्कीम्स उनकी मदर, वुमेन, लेडी, बच्चा पूरों के लिए कुछ ना कुछ स्कीम्स चल रही है उनका न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए. ठीक है, सो बट स्टिल यहाँ पे हेल्थ इश्यूज है. चाइल्ड माल न्यूट्रिशन 35% है और 67% वुमेन एनीमिक है. ओके, मीन्स 100 से आउट ऑफ 100 35%, 100 अगर बच्चे हैं, 100 अगर बॉयज है, उसमें से 35% क्या हो गया, स्टंट. मीन्स उनकी एज के हिसाब से उनकी हाइट उतनी अच्छी नहीं आई है. ओके, एज के हिसाब से हाइट अगर हम देखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्टंटिंग. छोटे हो गए, एज बढ़ रही बट कद नहीं बढ़ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज स्टंटिंग. ओके, कद बढ़ रहा है बट वेट नहीं बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ वेस्टिंग. तो अभी भी इतना ज्यादा करने के बाद में भी 35% ऑफ आवर चिल्ड्रंस आर व्हाट सफरिंग फ्रॉम स्टंटिंग और 67% ऑफ वुमेन ऑफ आवर कंट्री सफरिंग फ्रॉम एनेमिक. ओके, इससे क्या होगा,
बच्चे का सर्वाइवल, उनकी डिमिनिश लर्निंग्स होगी, अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाएगा। अडल्टहुड में अगर अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं तो अच्छे तरीके से मार्क्स नहीं आएंगे, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो वो अच्छी जॉब में नहीं जाएगा, तो रिड्यूस अर्निंग्स हो जाएंगे बेचारे के। ओके, और फ्यूचर में अगर प्रॉपर मालन्यूट्रिशन नहीं दिया तो समझो विटामिन ए नहीं खा रहा है वो, तो आँख कमज़ोर हो जाएंगी, फिर उसके ऊपर चश्मा लगेगा, फिर मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा, फिर अगर सही तरीके से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं रहे तो बीपी ज़्यादा हो जाएगी, हाइपरटेंशन से सफ़र करेगा, स्ट्रेस आ जाएगा, उसको डायबिटीज़ हो जाएगा। सो फ्यूचर में वो डेवलप कर सकता है ओके वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिसीजेस, वेरी क्रोनिक डिसीजेस वो इनहेरिट कर सकता है। तो बेसिकली अगर अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं तो उसकी लर्निंग अच्छे हो गए, वो स्ट्रेस फ्री रहेगा, कमाएगा भी अच्छा, और हाइपरटेंशन डायबिटीज़ वो ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। ओके, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ओके, प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग, प्राइम मिनिस्टर पीएम, Prime Minister overarching, okay, scheme for holistic nutrition, okay, what is it? Scheme for holistic nutrition मतलब क्या है? पोषण अभियान, ओके, बहुत अच्छा स्कीम है। इट हैज ऑब्जेक्टिव रिड्यूस मालन्यूट्रिशन को रिड्यूस करना है इन वुमेन, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट, पूरे डेमोग्राफिक ग्रुप में वुमेन, चिल्ड्रन, एडोलेसेंट सब में मालन्यूट्रिशन कम करना है। तो पोषण अभियान तो गवर्नमेंट कर रही है यहाँ पे, इसका मतलब नहीं कर रही है बल्कि नहीं कर रही है। देखिए नोडल एजेंसी क्या है, पूरे वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट की नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, रिमेंबर दिस पॉइंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, वही ये पोषण अभियान इंप्लीमेंट करते हैं। एक इंटरनेशनल नॉर्म है माय डियर स्टूडेंट्स, जहां पे ये बोला गया है कि बच्चा पैदा होते पहले के 1000 दिन, ओके, 270 डेज ऑफ प्रेगनेंसी, बच्चा जब पेट में 9 महीने रहता, उसके बाद में 9 महीने समझो 9 4 36, तो कितने होंगे? 1 second, I'll just do that. So fine, यहाँ पे है ये, okay. So 30 days, 270 days, 9 3 27. So 9 महीने, हर महीने में 30 दिन, तो 270 डेज बच्चा माँ के पेट में रहेगा। उसके बाद में 730 डेज बाहर आने के बाद, ये बच्चे के लिए बहुत क्रूशल है, यहाँ पे न्यूट्रिशन देना है। तो एक न्यू नॉर्म, ग्लोबल नॉर्म निकला है कि अगर MMR IMR बचाना है, कम करना है, तो पहले 1000 दिन बहुत खिलाओ, बहुत न्यूट्रिशन दो, ओके। तो वो सब लिखे हुआ है। ब्रेस्ट फीडिंग करना बोल के भी लिखे हुआ है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहे तो उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाइए, बिकॉज बेबी के लिए ब्रेस्ट फीडिंग ही प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड होता है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग कहाँ से आएगा? माँ से आएगा, पर माँ के पास वो होना चाहिए ना, वो ताकत, वो न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए जो कि बेबी को ट्रांसफर करे। अगर माँ के पास ही नहीं है तो कहाँ से होगा? ठीक है, तो इस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में उनको अच्छा खिलाएं, आफ्टर प्रेगनेंसी में अच्छा खिलाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी के बेबी डिलीवर होने के 6 महीने तक आप बच्चे को दूध ही दे सकते हैं, माँ का दूध ही दे सकते हैं। तो पहले भी नहीं, डिलीवरी के 6 महीने तक, 6 महीने के बाद भी गवर्नमेंट को इनको न्यूट्रिशन देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चा अच्छा डेवलप नहीं होगा। और क्या है, बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग प्रैक्टिसेस भी नहीं पता है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग प्रैक्टिसेस मीन्स जैसे कि आप हैं, मैं हूँ, हम पढ़े लिखे भी हैं, अपने को ये जानकारी नहीं है कि कब से बच्चे को शुरू करें दूध के साथ कुछ और देना। दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग प्रैक्टिसेस। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड, जब बच्चा 6 महीने क्रॉस कर लेता है तब आप थोड़ा बहुत उसको सेरेलैक्स, थोड़ा बहुत उसको चावल का जो सूप बना के या कुछ भी बना के आप देना शुरू कर सकते हैं। तो ये जानकारी हायर क्लास में भी नहीं है, इसलिए जिसके पास पैसा है उनके पास भी माल न्यूट्रिशन दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? बिकॉज उनको ये अवेयरनेस नहीं है कि कब से शुरू करें बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देना। दूध के साथ साथ 6 महीने के बाद दूध के साथ साथ बच्चे को कुछ और भी ग़िज़ा देना, कुछ और भी फूड देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दिस इज वॉट इज ऑल अबाउट दी न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट अपने बच्चे पूरे हेल्थी रहो और वुमेन और IMR कम से कम रहो अपने कंट्री में। थैंक्स अ लॉट फॉर हियरिंग टू मी, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।